मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी ये जो कक्षा है इसमें हम फिराक गोरखपुरी इनकी गज़ल करेंगे, गज़ल पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी की गज़ल एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 कक्षा 12वीं में संकलित है। इनका जीवन परिचय, इनकी गज़ल और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आने हैं। हम अच्छे से यहाँ इन गज़ल का अध्ययन करेंगे, क्या कहना चाहते हैं शायर इन गज़ल के माध्यम से ये जानेंगे। इनकी रुबैया भी हैं, ये रुबैया पहली क्लास में हो चुकी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। अभी पढ़ रहे हैं फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। देखिए बेटा, फिराक गोरखपुरी इनका जो वास्तविक नाम है, मूल नाम है रघुपति शाह। ये क्या है? रघुपति शाह। सभी बच्चे अपनी आरो भाग 2 पाठ्य पुस्तक भी निकाल लें और साथ ही अपनी एक पेन और नोटबुक रखें ताकि जो विशेष जानकारी आए उसको साथ ही लिखते रहें। आपको गज़ल की व्याख्या करके बताई जाएगी, साथ में आपको विशेष प्रसंग भी बताया जाएगा, तो उसको आप नोट करेंगे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में 28 अगस्त को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। अब ये गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब इनकी शिक्षा है, रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत। इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? रामकृष्ण है उनकी कहानियों से, कहानियाँ पढ़ के इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया था। रामकृष्ण, किसकी कहानी से प्रश्न बन सकता है कि किसकी कहानियों से इनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था? रामकृष्ण की। ठीक है। बाद में जो इनकी बाद की शिक्षा है वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई थी। हिंदी में भी पढ़ा था, लेकिन जो इनका मूल विषय वो क्या है? अरबी, फारसी और अंग्रेजी है। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। 1917 ईस्वी में इनका जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया और स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए सन 1918 में पद त्याग दिया। डिप्टी कलेक्टर के जो इनका पद था, जो पोस्ट थी, उस वहाँ से इन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। कब दे दिया? सन 1918 में दे दिया। क्यों दे दिया? ये भी बन सकता है प्रश्न। तो क्यों दे दिया बच्चों? कि स्वराज्य आंदोलन में, स्वाधीनता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, उनमें इन्होंने भाग लिया था और उसी कारण इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष जेल भी रहे। सन 1920 में ये इनको कारावास भी हुआ और कितने वर्ष ये जेल में रहे थे, कारावास में रहे थे? 1.5 वर्ष रहे थे। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक का कार्य किया था। यानी कि देखो, पहले ही हमने पढ़ा कि इन्हें फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, तो ये अंग्रेजी विभाग में भी अध्यापक रहे थे। अंग्रेजी का भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। उसके बाद आती है इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में गुले नगमा। गुले नगमा इनकी जो रचना है उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है बेटा, जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, सम्मान है, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी जो रचनाएं हैं वो गुले नगमा, बज्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? फिर से सुनिए। गुले नगमा, बज्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। इनका निधन कब हुआ? सन 1983 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं। अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छोड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। ये इनका एक शायर है, शेर है।
उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य, शास्त्रीयता से बंधा रहा। अब देखिए बेटा, ऊपर हमने किया इनका जो जी वास्तविक नाम क्या था, इनके कवि का परिचय, फिर इनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ी हैं। अब हम जो आगे कर रहे हैं वो क्या है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है उनका, ठीक है। विशेष जो साहित्य की विशेषता क्या है, जिन्होंने साहित्य लिखा है उसकी विशेषता क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो उर्दू शायरी का जो बड़ा हिस्सा है वो रूमानियत है, रहस्य है, शास्त्रीयता से बंधा। उर्दू शायरी में क्या होता है, रूमानियत का वर्णन होता है, रहस्य का वर्णन होता है, शास्त्रीयता का वर्णन होता है, और ये सब इनकी रचनाओं में है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर पाए हैं। नजीर अकबरबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन शायरों ने इस रिवाज को तोड़ा, उनमें से प्रमुख एक फिराक गोरखपुरी भी है। कौन सा रिवाज, जिसमें रोमानित होती है, रहस्य होता है, शास्त्रीयता होती है। इन सब को कौन कौन से शायरों ने, उर्दू शायर कौन से हुए हैं, नजीर अकबरबादी, इल्ताफ हुसैन हाली। इल्ताफ हुसैन हाली यानी कि हाली इनका प्रसिद्ध नाम है। तो ऐसे शायरों ने, इन शायरों ने जो ये उर्दू शायरी का जो एक परंपरा थी, एक रिवाज बना हुआ था जिसमें रूहानियत, रहस्य, शास्त्रीयता थी, उसको तोड़ दिया। और उन तोड़ने वालों में, उन बंधनों को तोड़ने वालों में फिराक गोरखपुरी भी शामिल है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, भावबोध और शब्द भंडार का प्रयोग करके। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में डाला है। जो समाज में जो दुख था, दर्द था, उसको अपने व्यक्तिगत रूप में अपनी लेखनी के जरिए उकेरा है, अपनी शायरी में ढाला है। यानी कि समाज के दुख को अपना व्यक्तिगत दुख इन्होंने बना लिया है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसका तलक, सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा में प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। कि इंसान के हाथों इंसान को जो तकलीफ दी जाती है, जो इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, उससे जो तकलीफ होती है, उसी को जो फिराक जी उन्होंने क्या किया है, एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी शायरी में प्रस्तुत किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह से संवाद प्रमुख होता है, यानी कि जो संवाद होते हैं वही प्रमुख होते हैं शेर में। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। मतलब मीर और जो गालिब है वो उर्दू के प्रसिद्ध शायर हैं, और उन्हीं की तरह इन्होंने भी अपनी शायरी को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी के विषय बनाते हुए दिव्यता, भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं, जिसे हम भौतिक कहें वही दिव्य भी है। तो ये क्या है, ये उनका साहित्यिक विशेषताएं हैं। और ऊपर जो हमने पढ़ा था उसका जीवन परिचय और उनकी प्रमुख विशेषताएं। अब आगे करते हैं, इनकी जो गजल है उनकी व्याख्या करते हैं। पहली जो गजल है इसको देखते हैं। नौरस गुचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। बेटा जो खास बातें, जो शब्दार्थ हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में लिख ले, और जो प्रसंग विशेष बताया जाए उसको भी लिख ले। देखिए बेटा, नौरस क्या होता है, नौरस नया रस, क्या होता है, नया रस। गुचे, गुचे का अर्थ क्या होगा, पंखुड़िया। गुचे का अर्थ क्या है, कली। पंखुड़ियां से पहले क्या होती है, कली होती है। गुचे का अर्थ जो फूल की कलियां होती है ना, उसके लिए क्या है, गुचे। पंखुड़ी, पंखुड़ी क्या होगी, ये भी क्या है, जो फूल कली से ऊपर जो फूल खिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, कड़िया। नाजुक क्या होता है, कोमल, नाजुक कोमल। गिरे, गांठे, गिरह क्या होगा बेटा, गांठे। गिरह का अर्थ क्या है, गांठे।
उड़ जाने को, उड़ जाने की उड़ना, रंगो बू रंग, बू खुशबू, गुलशन बाग या बगीचा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पर तोले, पर तोले, पर तोले का अर्थ है कि पंख फैलाकर, पंख फड़फड़ाना, पंख फैला के उड़ जाना। पर तोले का क्या अर्थ हुआ, पंख फैला के उड़ जाना। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। शब्दार्थ देख लिए हैं कि नोरस गुचे खोले, पंखुड़ियों की नाजुक गिरे हैं खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू में गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पे इस शेर में जो कवि है उसने बसंत ऋतु के आगमन पर जो उद्यानों में, बगीचों में फूलों की सुंदरता दिखाई देती है उसका वर्णन किया है। यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पे जो बगीचे की, बाग की, उद्यान की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गजल या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, कौन सी है, आरोह भाग 2 से संकलित है। इसके रचयिता कौन है, फिराक गोरखपुरी है। यहाँ उन्होंने बसंत ऋतु के आगमन पर बगीचे की सुंदरता का वर्णन किया है। ये क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस गजल की व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शब्दांश है, उन्हीं का अर्थ जान के हम पढ़ेंगे कि क्या अर्थ है इन शब्दों का, क्या कहा है फिराक जी ने इनके जरिए, इस गजल के जरिए। नोरस क्या होता है, नया रस, जो मैंने पहले बताया, नया रस। बसंत ऋतु के आगमन पर, यानी कि बसंत के आगमन पर जो नया रस है, जो नए रस की जो कलियां हैं, कलियों में जो नया रस भरा हुआ है, उस पंखुड़ियों की जो कोमल गांठें हैं वो खुल गई है। नए रस से भरी हुई पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुल गई हैं। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले, और ऐसा लग रहा है, या उड़ जाने को, और ऐसा लग रहा है जैसे रंग बू, रंग और खुशबू दोनों मानो अपने पंख फैला के उड़ने को तत्पर हों, उड़ जाना चाह रहे हों। बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों की जो कोमल पंखुड़ियां हैं उनकी गांठें खुल गई हैं, अर्थात वो फूल बनने की ओर अग्रसर है, फूल बनने वाले हैं। और इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे रंग और खुशबू दोनों ही आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार हैं, उड़ जाना चाहते हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, विशेष करेंगे ना। तो विशेष में हम 4-5 पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाषा सरल स्पष्ट है, शायर ने सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। उर्दू मिश्रित शब्दावली है, क्या है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है। दूसरा क्या है, इसमें नोरस, नाजुक, नैवर्ण की आवृत्ति है, गिरे, गुचे गैवर्ण है, गुलशन में भी गैवर्ण है। ठीक है। तो यहाँ खोले, तोले, यहाँ क्या हो गया, सारे अनुप्रास अलंकार के ये लक्षण है। अनुप्रास अलंकार की यहाँ पे है, क्या है, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा क्या है कि रंगबू, रंग और खुशबू, ये आसमान में उड़ने के लिए तैयार है, जो उड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इन पे मानवीय क्रियाओं का आरोप होने के कारण यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है। किस पे, रंग और बू का मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया है, इसलिए क्या है, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। और भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, क्या है, प्रसाद गुण संपन्न है। क्यों है, क्योंकि इसको पढ़ के हमारे मन में प्रसन्नता आती है, खुशी होती है। तो यह क्या हुआ, प्रसाद गुण है। पद में गेयता है, क्या है, पद में गेयता है। तो ये हम नंबर बना के नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4, और इस तरह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो ये हमारे पहली जो गजल थी उसकी व्याख्या हो गई, प्रसंग हो गया, विशेष हो गया। पहले प्रसंग किया, फिर व्याख्या, फिर विशेष।
अब अगले पे आते हैं, ठीक है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब देखिए, आंखें झपकाना, आंखें झपकाना, बंद करना, खोलना। झपकाना आप सभी को पता, आप अपनी आंखें बंद करते हो खोलते हो तो ये क्या हो जाएगा, झपकाना। जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा का अर्थ होता है कण कण। सोए हैं अर्थात सोना। तुम भी सुनो, सुनो सुनना, सब क्या होता है बेटा, रात। रात कह सकते हो, रात्रि कह सकते हो। और सन्नाटे क्या होता है, सन्नाटे, सन्नाटे क्या होगा, मौन, चुप्पी। मौन कह सकते हैं, चुप्पी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए शब्दार्थ। अब प्रसंग कैसे करेंगे, जो हमने पहले किया था कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत गजल हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और भाग 2 से संकलित है और इसके रचयिता कौन है, फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में कवि ने रात्रि में तारों की सुंदरता का वर्णन किया है। रात्रि में जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन यहाँ कवि ने किया है, शेर, ठीक है, शायर ने किया है। यहाँ पे हम कवि की बजाय शायर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उर्दू के हैं और उर्दू में कवि की बजाय शायर होता है, ठीक है। ये गजल है, गजल। अब शायर कह रहे हैं, फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, कि इस समय रात का समय है और इस समय सृष्टि का कण कण सोया हुआ है और तारे भी अपनी आंखें झपकाए वे झपकाना चाहते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं, बंद करते हैं, अर्थात आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, अपने मित्रों से कहता है कि हे मित्रों, हे यारो, तुम भी सुनो, तुम भी इस बात को सुन लो कि सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस रात्रि में, गहन अंधकारमयी रात्रि में जो ये सन्नाटे हैं ये भी कुछ कहना चाहते हैं, ये भी अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, व्याख्या। उसके बाद क्या होगा, विशेष। विशेष में क्या होगा बेटा कि वही भाषा सरल स्पष्ट है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है और साथ ही जर्रा जर्रा, यहाँ क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सन्नाटे कुछ बोले हैं, यहाँ पे सन्नाटे बोल नहीं सकते लेकिन उनको बोलते हुए दिखाया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार है। सन्नाटे कुछ बोले हैं, यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। और तारों का भी मानवीकरण है, तारे आंखें झपका, तारे आंखें नहीं झपका सकते, मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसलिए यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। और दूसरा, रात्रि के समय तारों की सुंदरता का वर्णन शायर ने यहाँ पे किया है, पद में गेयता है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है। ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ विशेष बता दिया। आप इसको जो मैंने बोला है उसको पॉइंटों में लिखेंगे, ठीक है, नंबर 1 2 3 नंबरिंग देंगे। अब अगले पे आते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों का एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो ले। किस्मत क्या होता है, नियति, भाग्य। क्या होगा, भाग्य या नियति, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें शब्दार्थ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं सभी का अर्थ। इक का अर्थ क्या होता है, एक, ठीक है। इक का क्या अर्थ होगा, एक। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कवि ने क्या किया है, क्या कहना चाह रहा है इस शेर के माध्यम से कवि, कि जो आक्रमण्य लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनकी कर्महीनता का चित्रण किया है। जो काम नहीं करना चाहते उन पे व्यंग्य किया है, उन पे व्यंग्य किया है, उनकी कर्महीनता का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि शायर ने यहाँ पे किया है। कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। शायर कहता है कि मुझे, हमको और मेरी किस्मत को, दोनों को एक जैसा काम मिला है। हम दोनों की जो स्वभाव है वो एक जैसा है, हम दोनों की में समानता है। क्या है, किस्मत हमको रो लेवे, कि और हम किस्मत को रो लें। कि जब
हमारा कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम किस्मत के ऊपर दोष मान देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मेरा ये काम नहीं हुआ। और किस्मत हमको रोले और किस्मत शायद हम पे रोती है, हम पे झुंझलाती है, हम पे खिजियाती है कि मुझे मेरा जो ऐसे अकर्मण्य आलसी मनुष्य के साथ मेरा पाला पड़ा। मैं ऐसे आलसी अकर्मण्य मनुष्य के संग हूँ कि जो कुछ करता ही नहीं है। तो किस्मत हमको रोती है और हम किस्मत को रो लेते हैं। अर्थात जो लोग काम नहीं करते, अकर्मण्य होते हैं, वो सारा दोष अपनी किस्मत पे मढ़ देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर विशेष क्या करेंगे, वही जो बेटा पद में गेयता है और उर्दू में से शब्दावली है, भाषा सरल स्पष्ट है, ये तो हम कर लेंगे, सभी में लिखना है। ठीक, नई बात क्या है इसमें, एक तो जो निराश आलसी लोग होते हैं उनकी अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया है, एक बात हम ये लिखेंगे विशेष में। दूसरी क्या करेंगे, किस्मत, यहाँ पे किस्मत रो नहीं सकती, उसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए क्या है, किस्मत का मानवीकरण है। अनुप्रास अलंकार है ही, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही मानव के स्वभाव के सत्य का उल्लेख किया है। क्या किया है, मानव का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो उसे कठिनाई आती है, अभाव होता है, तो वो सीधा अपनी किस्मत को दोषी ठहरा देता है। अपने आप को दोषी न ठहरा के किसको ठहराता है, किस्मत को दोषी ठहरा देता है, अपने भाग्य को दोषी ठहरा देता है। इस स्वभाव का उल्लेख किया, इस सत्य का उद्घाटन, इस सत्य के बारे में लिखा है शायर ने। ठीक है, इस सत्य को इंगित किया है यहाँ इस शेर के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या था, विशेष। अगला है, जो हम मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। मुझे बदनाम करना, बेइज्जत करना, और काश यानी कि हम भगवान को कह रहे, क्या काश ऐसा हो जाए। पर्दा क्या होता है, तो आपको पता है, खोलना। तो यहाँ इस शेर के माध्यम से कवि ने जो क्या कहा है, जो निंदकों पर प्रहार किया है, किस पे प्रहार किया है, निंदकों पे। निंदक कौन होते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, उन पे प्रहार किया है इस शेर के माध्यम से शायर ने। ठीक है, प्रश्न कैसे करेंगे, वही जो हम पहले करते आए हैं, हम व्याख्या पढ़ते हैं। जो हमको बदनाम करे, शायर कहता है कि जो व्यक्ति मेरी बुराई करते हैं, जो हमको बदनाम कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच ले, वो मुझे बदनाम करने से पहले, मेरी बुराई संसार के सामने करने से पहले इतना सोच ले कि मेरा पर्दा खोले। वो मेरी बुराई कर रहे हैं संसार के सामने, या फिर स्वयं का पर्दा खोल रहे हैं, स्वयं अपनी बुराइयों को उजागर कर रहे हैं। अर्थात वो जो संसार के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरी बुराई ना करके, मेरे बारे में ना बोल के, वो अपनी गलतियों को उजागर कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को उजागर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या। विशेष में बाकी बातें तो हम लिखेंगे कि उर्दू में से शब्दावली का प्रयोग है, पद में गेयता है, और क्या हो जाएगा इसमें कि दूसरों को बदनाम करने वालों पे व्यंग्य किया है। जो दूसरों को बदनाम करते हैं उन पे क्या किया है, व्यंग्य किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगला देखते हैं, ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। कीमत बेटा मूल्य अदा करना। ठीक, कीमत क्या हो गया, मूल्य। अदा करना, देना। बदरुस्ती ए होश हवास, पूरे विवेक के साथ, विवेक मतलब होश हवास में, पूरे विवेक के साथ। सौदा क्या होगा कि सौदा करना, सौदा करते हैं ना, सौदा करने वाले यानी कि प्रेम करने वाले। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेम करने वाले। और दीवाना पागल होता है। ठीक है, खास बात क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इस शेर में शायर ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में
वर्णन किया है, प्रेम की कीमत अदा करने के विषय में बताया है। ठीक है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम दुरुस्ती ए होशो हवास। अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं अपने प्रेम की कीमत, तुम्हारे प्रेम की कीमत पूरे होशो हवास में अदा करने के लिए, प्रदान देने के लिए, चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम की जो कीमत है उसको अपने पूरे होशो हवास के साथ, पूरे विवेक के साथ अदा करने के लिए तैयार हूँ। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे प्रेम का सौदा करने के लिए मैं तैयार हूँ, और उसके लिए मैं दीवाना भी हो सकता हूँ, अर्थात पागल भी हो सकता हूँ। और दुनिया जो प्रेमी होते हैं उनको पागल मानती है, उनको पागल कहती है। तो मैं अपने आप को पागल, अपने आप को दीवाना भी कहलवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, विशेष क्या होगा, जो खास बात क्या होगी कि प्रेम की जो कीमत है, कीमत अदा करना, कीमत अदा करना, यहाँ एक जो अलग से है, इस मुहावरे का प्रयोग है। क्या, कीमत अदा करना, मुहावरे का प्रयोग किया है और उर्दू मिश्रित शब्दावली है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, पद में गेयता है। आगे है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। यहाँ पे शायर कह रहा है कि तेरे गम के पासे अदब है। अदब क्या होता है? लिहाज, लिहाज, सम्मान, ख्याल, ध्यान। ठीक है, चुपके चुपके, धीरे धीरे, छुप छुप के। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेमी होते हैं उनके हृदय में जो पीड़ा होती है, प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस शेर के माध्यम से कवि ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि अपनी प्रेमिका से, अपने प्रिय से कहता है, शायर कहता है कि तेरे गम के पासे अदब है, मुझे तुम्हारे गम का, तुम्हारी पीड़ा का अदब है, लिहाज है, सम्मान। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, लिहाज करता हूँ, पर कुछ दुनिया का भी ख्याल है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है, परंतु मुझे इस दुनिया का भी ख्याल है। यदि मैं संसार के सामने तुम्हारे प्रेम का बखान करूँगा, तुम्हारे प्रेम के विषय में बातें करूँगा, तो क्या हो जाएगा, लोग हमारे प्रेम को बदनाम करेंगे। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। इसलिए मैं सबसे छिपके, चुपके से, कोने में जाके, अलग होके अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए रो लेता हूँ। चुपके चुपके से, अलग से, होले से जाके मैं रो लेता हूँ। दुनिया के सामने अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करता। अगर करूँगा तो दुनिया क्या करेगी, हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं चुपके से अपनी पीड़ा को रो के व्यक्त कर लेता हूँ। यहाँ चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या है? चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी पद में गेत है, उर्दू शब्दावली है। ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आल में हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रेम प्राप्त करने के, प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए उसके उपाय बताए हैं। इस शेर के माध्यम से कवि, शायर ने प्रेम को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। तो कह रहा है कि फितरत का, फितरत क्या होता है, स्वभाव। फितरत क्या होगा, स्वभाव। तवाजुन होता है संतुलन, संतुलन। आल में हुस्नो इश्क, प्रेम और सौंदर्य। आल में हुस्नो इश्क क्या होगा, प्रेम और सौंदर्य। शायर कह रहा है कि फितरत का कायम है तवाजुन, आल में हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सौंदर्य में भी क्या है, प्रेम और सौंदर्य का जो स्वभाव है वो क्या है, संतुलन होना। प्रेम और सौंदर्य में संतुलन कायम है। आज भी प्रेम और सौंदर्य में संतुलन कायम है। उसको उतना ही पाते हैं जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम में, खुद को जितना खोले, प्रेम में जितना अधिक डुबा लेता है, प्रेम में अपने आप को लिप्त कर लेता है, उतना ही उसको पाता है। जितना अपने आप को प्रेम के लिए समर्पित करता है उतना ही प्रेम उसको मिलता है।
ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष क्या होगा, प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। और खोकर पाना, खो खोले, खुद को जितना खोले और उतना ही पाते हैं, यानी कि खो पाकर खोना या खोकर पाना क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, और साथ ही एक बात और है कि जो गजल है इन सभी में क्या है, गजल छंद, ये भी लिख सकते हो, गजल छंद का प्रयोग है। विशेष में क्या करेंगे, गजल छंद का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पे क्या है, आबो ताब, आबो ताब क्या होता है, आबो ताब असरार, इसका अर्थ है चमक दमक। क्या है, चमक दमक। आबो ताब असरार चमक दमक। आंखें रखो हो, आंखें रखो इसका अर्थ है कि देखने में समर्थ हो। यहाँ आंखें रखो हो इसका अर्थ क्या हुआ कि देखने में समर्थ हो, तुम भी देख सकते हो। जगमग जगमगाना, बैत होता है शेर, ठीक है, और दमक चमक, मोती रोले आंसू छिलका लेते हैं। मोती रोले का अर्थ क्या हुआ, आंसू छिलकाना। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। शायर कह रहा है कि आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, कि जो मेरे इन शेरों में जो चमक दमक है, मेरी जो शायरी है उसमें जो चमक दमक है, जो तुम्हें चमक दमक दिखाई देती है, उसके पीछे तुम मत जाओ, उसके पीछे मत भागो, तुम भी रखो हो, आंखें रखो, तुम्हें भी दिखाई देता है, तुम भी देख सकते हो, तुम भी इसका ख्याल रखो कि ये चमक दमक क्या है, क्यों है इस मेरी चमक दमक का, मेरे शेरों में, मेरी शायरी में इस चमक दमक का कारण क्या है, इसका तुम्हें ख्याल होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तुम इस चमक दमक के पीछे मत जाओ। ये जगमग बैतों की दमक है, मेरे इन शेरों में जो ये दमक दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है, ये क्यों है, या फिर मोती, या फिर जो मेरे ये जो चमक दमक है ये वास्तव में है, या फिर मेरा दर्द है जो आंसुओं के मोतियों के रूप में अपने काव्य में, अपनी शायरी में छलक गया, अर्थात मेरे हृदय की पीड़ा है, या फिर वास्तव में जो चमक है, ये इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहिए, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये चमक वास्तव में कहाँ से आई, क्यों आई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आबो ताब असरार न पूछो तुम मेरे इन चमक दमक के पीछे मत जाओ, चमक दमक क्यों है मेरी शायरी, मेरे काव्य में ये चमक क्यों है, ये मुझसे मत पूछो, तुम अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हो, इस बात का ख्याल रख सकते हो। ठीक है, और जो ये मोतियों की ये जो ये मेरी क्या है, शायर हैं, शेर हैं, इनमें जो चमक है ये मेरी आंसू रूपी मोतियों से छलक, आंसू रूपी मोतियों की पीड़ा है, जो मेरे आंसुओं के रूप में मेरे काव्य में व्यक्त हुई है, अर्थात मेरे हृदय की पीड़ा मैंने व्यक्त की है। आगे है, ऐसे में तू याद आए अंजुमने मये में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। यहाँ पे इसमें क्या किया है, इस शेर में कवि ने किसका वर्णन किया है, जो शराबी लोग होते हैं उनका उदाहरण देके अपनी प्रेमिका का ख्याल, ध्यान आने का जिक्र किया है, ध्यान आने का चित्रण किया है। हाँ, शायर कह रहा है कि ऐसे में तू याद आए, अपने प्रेमिका के लिए कहता है कि तुम मुझे ऐसे याद आती हो जैसे अंजुमने मये, अंजुमने मये होता है शराब की महफिल, क्या होता है, शराब की महफिल, और रिंद क्या होता है, शराबी, रिंद क्या होता है, शराबी, गर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुनह पाप के अध्याय, जग संसार खोले खोलना। ठीक है, अंजुमन मय क्या हो गया, शराब की महफिल, रिंदे क्या हो गया, शराबी, और गर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुनह पाप के अध्याय, जग संसार खोले खोलना।
तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि ऐसे में तू याद आई है, अपनी प्रेमिका से कहता है तुम मुझे ऐसे याद आती हो जैसे अंजुमने मय में शराब की महफिल में रिंदों को शराबियों को शराब की याद आती है। जो शराबी होता है शराब की महफिल में जाता है तो उसको शराब की याद आती है ना, ऐसे ही मुझे तुम्हारी याद आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रात गए गर्दों पे, या इस तरह याद आती है जैसे रात की जब गहरी अंधकार रात्रि गहन रात्रि हो जाती है, रात्रि के मध्य में गर्दों पे आकाश में आसमान में फरिश्ते जो देवदूत होते हैं वो लोगों के गुनाह के पाप के अध्याय खोलते हैं। संसार में रात्रि के समय फरिश्ते देवदूत जो लोगों के पाप के अध्याय को खोलते हैं, ऐसे मुझे तुम्हारी याद आती है। और दूसरा उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार अभी जो महफिल में जाते हैं तो उनको शराब की याद आती है, वैसे मुझे तुम्हारी याद आती है। तो यहाँ पे क्या किया है, अपने प्रियजनों की, अपनी प्रेमिका की याद का बखान किया है। और साथ ही क्या यहाँ पे उर्दू मिश्रित शब्दावली है, गजल छंद है और विरह व्यवस्था का सौंदर्य चित्रण है। ठीक है, अगला देखते हैं। सद के फिराकी एजाज सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। फिराक, यहाँ खुद का फिराक गोरखपुरी का नाम है। सद के क्या होता है, सद के होता है कुर्बान हो जाना। सद के का अर्थ क्या है, कुर्बान होना, सद के कुर्बान होना। एजाज सुखन, एजाज सुखन का अर्थ है बेहतरीन काव्य, बेहतरीन काव्य यानी कि बहुत अच्छा काव्य। मीर उर्दू के प्रसिद्ध शायर हैं, उनका जिक्र आया है। और जो पर्दों हैं यहाँ का अर्थ क्या है, चरण। किसके चरण, गजल के चरण। ठीक है, यानी कि पद भी कह सकते हैं। तो यहाँ इस गजल में शायर ने अपनी गजल की, अपनी खुद की स्वयं की प्रशंसा की है, अपनी गजल की प्रशंसा की है। तो कह रहा है कि सद के फिराक, जो फिराक है, फिराक गोरखपुरी के सद के कुर्बान है। किस पे, एजाज सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज। वो अपने आप से पूछता है कि मेरे काव्य में जो बेहतरीनता है, जो मेरे काव्य की जो श्रेष्ठता है, ये कहाँ से आ गई है, कहाँ से इसको मैंने उड़ा लिया है, कहाँ से मैंने इसको चुरा लिया है। फिर आगे कहता है कि इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। मेरे इन गजलों के जो पद हैं, चरण हैं, उनमें मीर की गजलों के पदों की सी समानता दिखाई देती है। अर्थात मेरे पदों में मीर की गजलों जैसी उत्कृष्टता है, सुंदरता है। यहाँ अपनी गज़लों को शायर ने मीर जो श्रेष्ठ उर्दू के शायर हैं उनकी गज़लों के समान बताया है। ठीक है, तो विशेष क्या होगा बेटा कि पद में गेयता है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है, मैं सभी बता रही हूँ एक बार फिर से। और साथ ही क्या हो जाएगा, उड़ा लेना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा प्रसाद गुण संपन्न है। ये क्या हो जाएगा, इसका विशेष हो जाएगा। साथ ही गजल छंद है, इसमें सभी में क्या है, गजल छंद। ये गजल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, सभी हमने अच्छे से पढ़ ली है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ। यदि समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करें अपने बाकी दोस्तों के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा अवश्य। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स आप अपनी परीक्षा में लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।